प्रिय साथियों नमस्कार, मैं जसवंत सिंह कैलासिया। हमारी YouTube चैनल पाराद लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। इस चैनल का अंग्रेजी वर्जन भी है जिसका नाम है पाराद जर्मिनेट्स द डेमोक्रेसी। हम फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट पर भी उपलब्ध हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7646950188। मैं इसको दोहराऊंगा 7646950188। लिंक्स का विवरण डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हाल ही में लॉन्च की गई हमारी राजनीतिक पार्टी जिसका नाम है लोकतांत्रिकों का समानुपातिक एवं हेतुक प्रतिनिधि जनसमूह के आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स हैं। पार्टी का अंग्रेजी नाम है प्रोपोर्शनल एंड रेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स अलायंस ऑफ डेमोक्रेट्स। इसे संक्षेप में पाराद कहते हैं। यह नामकरण ठीक वैसा ही है जैसे कि तमिलनाडु में AIDMK और आंध्र प्रदेश में AIMIM नामों से पार्टियां हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारी ये जो राजनीतिक पार्टी है वो भारत की प्रथम और एकमात्र राजनीतिक पार्टी है। अर्थात भारत में जो शेष कथित राजनीतिक पार्टियां हैं वे भारतीय शासक वर्ग की अंश एवं पक्षपाती हैं, अर्थात पार्ट एंड पार्शियल हैं। साथियों, इस एपिसोड में हम भारत में जारी किसान आंदोलन पर तैयार किए गए आलेख के दूसरे भाग को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसका शीर्षक है भारत में किसान आंदोलन एवं पाराद के विचार व सुझाव। आलेख का प्रथम भाग हमने 3 भागों में प्रसारित किया था। इसकी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी गई हैं। इस आलेख को हमने 4 भागों में बांटा है। प्रथम एपिसोड इस प्रकार से आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। बिंदु क्रमांक 1, ये प्रसन्नता की बात है कि यह आंदोलन सने सने जन आंदोलन बनता जा रहा है, लेकिन भारतीय शासक वर्ग इस आंदोलन को पूरी तरह से जन आंदोलन नहीं बनने देगा। इसके लिए वो अपने सदियों पुराने एवं अचूक हथकंडे अपने में से ही अपने विरोधी को निर्मित करना, फिर आंदोलनकारियों क्रांतिकारियों में प्रवेश करा देना, फिर धीरे से इस आंदोलन क्रांति की लीडरशिप व कमांड संभाल लेना और अंत में इस आंदोलन को दूषित कर भटका देना व फिर समाप्त करवा देना। इसे राजनीति विज्ञान में कोऑप्ट, करप्ट एंड सेलोड कहा गया है और प्रतिक्रांति काउंटर रिवोल्यूशन का नाम दिया गया है। बिंदु क्रमांक 2, भारतीय शासक वर्ग 2 हथकंडों को और अपनाता है। उसे भारत में प्रचलित बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली एवं राजनीतिक आरक्षण के रूप में वरदान की तरह प्राप्त हुए हैं, अर्थात सुरक्षित सीटों से विजित सांसदों, मंत्रियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों OBCs के कमजोर, भीरू एवं धर्मांध सांसदों, मंत्रियों का भारतीय शासक वर्ग अच्छी तरह से आंदोलन को प्रथमतः जन आंदोलन बनने देने में तथा आंदोलन के मुद्दों को तोड़ने मरोड़ने में कर सकता है। अतः हमारे क्रांतिकारी आंदोलनकारियों को चाहिए कि वे ऐसे सांसदों, मंत्रियों पर गहरी नज़र रखें। एक कूटनीतिक सिद्धांत है जो कौन किसका चतुराई से प्रयोग करता है वही सफल होता है। इस बात को स्पष्ट रूप से इस तरह से समझा जा सकता है कि उक्त दोनों वर्गों के सांसदों, मंत्रियों पर इसके पहले कि भारतीय शासक वर्ग उन्हें अपने फंदे में फंसाए, शीघ्र ही दबाव बनाना शुरू कर देना चाहिए। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि इन दोनों वर्गों के सांसद, मंत्री बड़ी जल्दी ही टूटने वाले भी होते हैं। बिंदु क्रमांक 4, कुछ संवैधानिक एवं संसदीय पहलू। चिन्हित सांसदों, मंत्रियों पर कैसे दबाव बनाया डाला जाए इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इस आसन संकट से निपटने, हल करने
का सबसे सरल, सुगम, सस्ता एवं शीघ्र संवैधानिक संसदीय तरीका हमारे विचार से यह है कि भारतीय शासक वर्ग का वो घटक कंपोनेंट जो वर्तमान में सत्ता में है उसके पर्याप्त संख्या में, माना कि कम से कम 70 सांसद लोकसभा अध्यक्ष चेयरमैन को अपने अपने लेटर हेड पर लिखित में इस बात के लिए अनुरोध करें कि देश की शांति एवं व्यवस्था को ध्यान में तथा कृषकों की भावना को ध्यान में रखते हुए संसद का विशेष सत्र बुलाकर प्रश्नागत एवं विवादित तीनों कृषक कानूनों के विषय में सदन में खुली बहस कराई जाए एवं उन्हें निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया जाए। कृपया नोट करें, जब 60 या 70 सांसद उक्तानुसार लिखित आवेदन करेंगे तो प्रावधानानुसार चेयरमैन विशेष सत्र बुलाने के लिए विवश होता है, और अगर चेयरमैन इसमें आनाकानी करता है तो संवैधानिक संकट के तहत महामहिम राष्ट्रपति एवं अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करने का अधिकार बन जाता है। बिंदु क्रमांक 5, चिन्हित सांसदों मंत्रियों को उक्त वर्णित उद्देश्यों के लिए कैसे तैयार किया जाए, ये यहाँ महत्वपूर्ण बात है और इस विषय में हम अपने विचार इस प्रकार से आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं। चिन्हित सांसदों मंत्रियों को उसके अपने अपने संसदीय क्षेत्रों के ऐसे पार्टी सक्रिय कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस बाबत निवेदन किया जाए, दबाव डाला जाए। यहाँ अपने अनुभव के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी नेता, जनप्रतिनिधि की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसके निर्वाचन क्षेत्र के सक्रिय कार्यकर्ता। वो संसद, विधानसभा में पार्टी लाइन के बाहर विरुद्ध नहीं जा सकता, किंतु सक्रिय कार्यकर्ताओं की नाराजगी और विद्रोह की अवस्था में वो पार्टी संगठन के विरुद्ध आसानी से हो जाता है। अतः किसान आंदोलन के नेताओं, अग्रजों को चाहिए कि वे चिन्हित सांसदों की और उनके सक्रिय कार्यकर्ताओं की खोजबीन करें एवं ऐसी स्थिति निर्मित करें कि वे इन विवादित तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए तैयार हो जाएं। अगला बिंदु, हमें ये बात ध्यान में रखना होगा कि यह कृषक आंदोलन एक आदर्श जन आंदोलन तभी बन सकता है जब एक आम मतदाता, कॉमन वोटर, खासकर बीजेपी का मतदाता पर्याप्त मात्रा में इसमें शामिल नहीं हो जाता। यह तभी संभव है जब कृषक, श्रमिक आदि संगठनों के सक्रिय सदस्य पूरे देश में ग्राम, कस्बा, पंचायत स्तर तक इस आंदोलन की लहर को नहीं पहुंचा देते और सांसदों पर सीधे दबाव बनाने की स्थिति में नहीं आ जाते। हम ये बात स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि पाराद इस अनुगमन अप्रोच से सहमत नहीं है कि संपूर्ण आंदोलन को उग्र रूप से दिल्ली और आने वाले सभी मार्गों पर संकेंद्रित, कंसंट्रेट किया जाए। ऐसा करने से पब्लिसिटी तो मिल जाएगी, केंद्रीय मंत्रियों, सचिवों से सुविधाजनक तरीके से भेंट वार्ताएं भी होती रहेंगी, लेकिन दिल्ली में निवासरत शासक वर्ग का शीर्ष नेतृत्व बहुत मजबूत घेरों में अति सुरक्षित अवस्था में रहता है। अतः उसका घेराव, नाकाबंदी करके उस पर दबाव बनाना बहुत कठिन है एवं बहुत बड़ा जोखिम का काम है। इसके अलावा ये बहुत खर्चीला कार्य भी है, क्योंकि आंदोलनकारी यदि दक्षिण भारत से आते हैं तो उन्हें किराए भाड़े में बहुत अधिक धन खर्च करना होगा। दिल्ली की जलवायु, वातावरण खासकर दक्षिण भारतीयों के लिए माफिक नहीं है। लगभग 100 आंदोलनकारियों की शहादत में एक कारण दिल्ली की जलवायु भी है। हम अपनी बात समुद्री युद्ध नीति के एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करते हैं। यदि हम शत्रु से लड़ने के लिए मात्र एक बेड़े
के ही जहाज़ के साथ हमला करते हैं, तो अगर इस अकेले जहाज़ में शत्रु के वार से कुछ नुकसान होता है और उसका झंडा फ्लैग गिर जाता है तो हमारी हार आसानी से हो जाती है। इसके विपरीत अगर हम अनेक छोटे और मध्यम आकार के जहाज़ों के बेड़े के साथ युद्ध करने जाते हैं तो अगर हमले में हमारे कुछ जहाज़ एवं उनके झंडे नष्ट भी हो जाते हैं तो भी हम युद्ध में डटे रह सकते हैं और लंबे समय तक हमला करते रहने की स्थिति में बने रह सकते हैं। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा ये एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। फिलहाल हम आपसे हमारी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने का निवेदन नहीं कर रहे हैं, लेकिन निवेदन करते हैं कि हमारी चैनल के कम से कम 10-15 एपिसोड्स उनके क्रम में देखने का कष्ट करें। हमारा विश्वास है कि इसके पश्चात आप निश्चय ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे और हमारी पार्टी पाराद से मिशनरी भावना से जुड़ेंगे। पूरा एपिसोड देखने और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हम पुनः आपकी सेवा में नए विचारों के साथ, नए एपिसोड के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।